बेकिंग सोडा में देखिएगा क्या था, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज NaHCO3, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सोडियम बाइकार्बोनेट। ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल देते हैं, NaHCO3। अच्छा इट इज़ sometimes added for faster cooking of foods such as gram or chana. Sodium hydrogen carbonate is produced on a large scale by reacting a cold and concentrated solution of sodium chloride called brine with ammonia and carbon dioxide। तो ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है उसको बनाने का जो फर्स्ट स्टेप है, उस फर्स्ट स्टेप में ही हमारा बेकिंग सोडा बन जाता है। तो रिएक्शन हमने ये देखा था इसका। रिएक्शन हमने देखा था कि जो NaCl है इसका कोल्ड और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन भी कौन सा एक्वा सॉल्यूशन नहीं है, जिसको हम ब्राइन बोल देते हैं। ब्राइन नमक का जो एक्वा सॉल्यूशन होता है उसको ब्राइन बोला जाता है, ठीक है। और इसमें हम NH3 ऐड कर देंगे, यानी कि अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स NaHCO3 NaHCO3 plus NH4Cl। फिर देखिएगा इसकी प्रॉपर्टीज। It consists of white crystals which are sparingly soluble in water। इसमें white crystals होते हैं जो बड़ी मुश्किल से पानी में घुल पाते हैं, ठीक है। सेकंड है, it is a mild non corrosive base, its solution in water is mildly alkaline। और ये नॉन कोरोसिव बेस होता है। नॉन कोरोसिव का मतलब क्या है कि ये जो है ना किसी भी चीज़ को ख़राब नहीं करता। जैसे बेस है, तो बेस भी अगर हम ये कहेंगे कि बेस भी अगर कंसनट्रेटेड है या स्ट्रॉन्ग है, तो बेस भी जिस कंटेनर में उसको रखेंगे वो उस कंटेनर तक को ख़राब करेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये माइल्ड बेस होता है, नॉन कोरोसिव होता है। नॉन कोरोसिव मतलब जिस भी कंटेनर में उसको रखते हैं उसको ख़राब नहीं करता। अच्छा, एक्शन ऑफ हीट। हीट का क्या एक्शन होता है कि अगर ये हमको मिल गया NaHCO3 और इसको अगर हमने हीट करा, करने से Na2CO3 मिलता है। Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2 ये मिलता है। उसके बाद यूजेस देखिएगा। बेकिंग सोडा इज यूज्ड एज एन एंटासिड इन मेडिसिन टू रिमूव एसिडिटी ऑफ द स्टमक। इसको यूज़ करा जाता है मेडिसिन के केस में, मेडिसिन के फील्ड में इसको यूज़ करा जाता है एज एन एंटी एसिड। एसिड का मतलब एंटी एसिड, टू रिमूव एसिडिटी ऑफ द स्टमक। अगर स्टमक में एसिडिटी हो गई है तो उसको रिमूव करने के काम आता है। सेकेंड है, बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर, यूज्ड इन मेकिंग केक्स, ब्रेड्स एटसेट्रा। बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर बनाने में काम आता है। बेकिंग पाउडर में क्या होता है, जैसे बेकिंग पाउडर की हेल्प कहाँ पर ली जाती है, केक बनाने में, ब्रेड बनाने में। तो उसमें होता क्या है कि केक और ब्रेड जो बनाते हैं उसमें आपने देखा होगा वो काफ़ी ना स्पंजी होते हैं, है ना। तो उसको अगर दबाते हैं तो वो दब भी जाता है आराम से। तो आप ये देखिएगा कि ऐसा क्या होता है बेकिंग पाउडर में कि वो किसी भी मटीरियल को अगर व्हीट का बनाए, व्हीट की भी ब्रेड बनती है, ठीक है। और व्हीट फ्लोर जिसको मैदा बोलते हैं, मैदा की भी ब्रेड बनती है। तो ऐसा क्या होता है कि वो उसको फुला देता है। तो आप देखिएगा ऐसा है, बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टारिक एसिड। तो बेकिंग पाउडर जो है, बेकिंग पाउडर में क्या होता है, जो बेकिंग सोडा होता है ना, बेकिंग सोडा में आपको थोड़ा सा माइल्ड एसिड मिला दें। एसिड मिलाने से होता है क्या, ये जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा क्योंकि अल्कलाइन है नेचर में, यानी कि बेसिक है नेचर में। बेसिस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि बेस जो है वो कड़वे होते हैं या बिटर इन टेस्ट, ठीक है। तो अगर सिर्फ बेकिंग सोडा यूज़ करा जाए, अगर सिर्फ बेकिंग सोडा यूज़ करा जाए, मान लीजिए आपने बेकिंग सोडा यूज़ करके चनों को उबाल दिया या राजमा को उबाल दिया सिर्फ बेकिंग सोडा यूज़ करके, और आप सोचोगे नहीं मैं इसको ना बिना इसकी सब्ज़ी बने, बिना इसमें कोई तड़का वगैरह लगाए और हम ऐसे ही इसको खा कर देंगे, खा नहीं पाओगे, इतना कड़वा होता है, ठीक है। तो उसका कड़वापन दूर कैसे होता है, आप ये देखें कि अगर हम छोले बना रहे हैं या राजमा बना रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ अगर बना रहे हैं तो उसमें टमाटर ज़रूर लगता है। और जो टमाटर होता है, टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड होता है। वो जो ऑक्सैलिक एसिड है वो उसके कड़वेपन, जो बेकिंग सोडा था उसके कड़वेपन को दूर कर देता है। कैसे, क्योंकि जो एसिड है और जो बेस है, इन दोनों का अगर रिएक्शन कराते हैं तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस के रिएक्शन से हमको जो है न्यूट्रल चीज़ मिलती है, इसलिए उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। यानी कि एसिड
होता है खट्टा स्वाद में और बेस होता है कड़वा स्वाद में, दोनों को अगर मिला दिया जाए तो टेस्टलेस चीज़ बन जाती है। ठीक है, फिर उसमें टेस्ट कैसे आता है? तो उसमें टेस्ट बाकी के मसाले और नमक वगैरह डालकर आता है। ठीक है, तो देखिएगा ऐसा ही कुछ इसमें है कि बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टारिक एसिड, तो NaHCO3 प्लस H प्लस एक्वस आयन, तो NaHCO3 प्लस H प्लस, यानी कि हाइड्रोजन आयंस मिलेंगे, जो कि कौन से आयंस होंगे? एक्वस आयंस होंगे। तो ये एक्वस आयंस, हाइड्रोजन आयंस मिले कहाँ से? ये हाइड्रोजन आयंस जो है ये मिले कहाँ से? हाइड्रोजन आयंस जो है ये मिले किसी भी एसिड में से। तो हमने टार्टारिक एसिड ले लिया, टार्टारिक एसिड मतलब इमली का पाउडर ले लिया या इमली का पेस्ट ले लिया, तो उसमें और सीधी सी बात है जो ये टेमरिंड होती है इसमें टार्टारिक एसिड होता ही है। ठीक, तो इससे मेरे को क्या मिलेगा? Na प्लस, ये आयंस तो अलग हो जाएंगे, प्लस CO2 प्लस H2। ठीक है, अब आगे चलते हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड gets trapped in the wet dough and bubbles out slowly, making the cake or bread to rise and become soft and spongy। तो होता क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, अब ऐसा ही उसमें होता है। कभी भी आप देखें रोटी कभी बनती है, रोटी तो देखिए वो घर में मम्मी बनाती होंगी, ठीक है, खुद भी आती है बनाने, बनाइए कोई ट्राई करिए तो अच्छा बनी नहीं, अच्छा गड़बड़ हो गई। चलिए देखिए उसमें क्या होता है कि रोटी को जैसे उस पर बेल देते हैं, चकला बेलन पर बेल देते हैं, उसको बेलने के बाद में उसको तवे पर डाल देते हैं। तवे पर डालने के बाद में दो तरीके की रोटी बनती है। एक तो ये है कि दोनों तरफ से उसको सेको आप, एक तरफ से तवे पर डाल दिया, फिर पलट कर दूसरी तरफ से भी डाल दिया। होता क्या है कि अगर एक तरफ से डालकर और फिर उसके ऊपर सीधा उसको फ्लेम पर रख देते हैं तो वो ना फूलनी शुरू हो जाती है। और अगर दोनों तरफ से सेकते हैं तो उसी में अगर थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं तो वो पराठा बन जाता है। ठीक है, पराठा कभी फूला हुआ देगा क्या? पराठा फूलता नहीं, पराठा कहाँ फूलता है? पराठा तो पतला ही रहता है, रोटी फूलती है, थोड़ा बहुत भी फूलता है। तो अब आप ये देखिएगा कि यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि जैसे ही हमने क्या करा, हमने बेकिंग सोडा लिया और बेकिंग सोडा में थोड़ा सा हमने टार्टारिक एसिड मिक्स कर दिया, अब वो बेकिंग पाउडर बन गया। फिर जब उसको गर्म करना शुरू करते हैं ना तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है उसमें से, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऊपर इवेपोरेट होना चाहती है, लाइटर होती है, गैस है तो ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी, ऊपर जाएगी। तो जैसे ही वो ऊपर होना चाहती है, लेकिन वो जो गैस है वो किस में ट्रैप हो जाती है? वो जो गीला आटा है ना, वेट डो जो है, वो गीला आटा है, गीले आटे में फंस के रह जाती है। तो जब वो कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर उठती है तो अपने साथ गीला आटा भी ऊपर उठाती है। ठीक है, और जब अपने साथ गीला आटा भी ऊपर उठाती है तो वो जो ब्रेड है वो पहले पतली सी थी, पतला सा जो आटे की लेयर थी वो धीरे धीरे फूल जाती है। जैसे कि रोटी के केस में, रोटी में भी ये है कि रोटी फूल गई, फूलने के बाद में उसमें आपने उंगली मार दी, वो फूट गई, तो फूटने के बाद तो फिर पिचक जाती है। उसका रीज़न क्या है? तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके अंदर भरी हुई थी, आपने उंगली मार के उसको फोड़ दिया, तो जब आपने उसको फोड़ा तो फिर क्या हुआ? सारी गैस निकल गई, वो पतली की पतली रह गई, बीच में गैस बची नहीं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर होती है कि यहाँ पर वो वेट डो में फंसी रह जाती है। और जो ब्रेड है ना, ब्रेड में वो ऐसी लेयर नहीं होती, ब्रेड को अगर आप फोड़ना चाहोगे तो वो मतलब फूटती नहीं है, क्योंकि वो पूरी की पूरी एक लेयर को अपने साथ ले लेकर धीरे धीरे ऊपर उठती है। इस तरह से ब्रेड बनती है। तो ये वही बोल रहे हैं, द कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड गेट्स ट्रैप्ड इन द वेट डो एंड बबल्स आउट स्लोली, मेकिंग द केक और ब्रेड टू राइज एंड बिकम सॉफ्ट एंड स्पंजी। तो ये ऊपर उठती है ताकि हमारा जो आटा है जो है वो धीरे धीरे वो सॉफ्ट और स्पंजी बन जाए, वो ऊपर उठ जाता है, फूल जाता है। अच्छा, अगला जो है अगला पॉइंट वो देखिए, वो कह रहे हैं कि नहीं मैं तो बेकिंग पाउडर नहीं, मैं तो सिर्फ बेकिंग सोडा यूज़ करना चाहता हूँ। तो देखिए क्या है, इफ़ ओनली बेकिंग सोडा इज़ यूज्ड इन मेकिंग केक और ब्रेड, देन सोडियम कार्बोनेट फॉर्म फ्रॉम इट बाय द एक्शन ऑफ हीट ड्यूरिंग बेकिंग विल गिव अ बिटर टेस्ट टू केक और ब्रेड। अगर सिर्फ इसको हीट कर दिया जाए, सिर्फ यही यूज़ करा जाए, तो बेकिंग सोडा है ना, ठीक है, तो अगर सिर्फ ये यूज़ करा जाए तो ये बेकिंग सोडा यूज़ करने पर होता क्या है कि Na2CO3 बन जाएगा। Na2CO3 क्या है? एक बेस है, और वो जो बेस है वो उस ब्रेड को एक कड़वा टेस्ट दे देगा, बिटर टेस्ट दे देगा, तो वो खाई नहीं जाएगी। तो गिव अ बिटर टेस्ट टू केक और ब्रेड। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग बेकिंग पाउडर इज दैट tartaric acid present in it can react with any
सोडियम कार्बोनेट फॉर्म एंड न्यूट्रलाइज इट। तो जो टार्टारिक एसिड है वो टार्टारिक एसिड जितना भी सोडियम कार्बोनेट बना है उसके साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। एसिड जो है वो बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ब्रेड जो है, ब्रेड का क्या कोई स्वाद होता है? ब्रेड का कोई स्वाद नहीं होता। आप बंद ले लीजिए, बंद होता है, उसको आप ले लीजिए, उसको खाओगे, उसका भी कोई स्वाद नहीं होता। पाव भाजी का जो पाव होता है, जब तक उसको सेकते नहीं हैं, उसके अंदर कुछ नमक वगैरह या जो सॉल्टेड बटर है वो अगर उसमें जब तक डालते नहीं हैं तब तक उसमें कोई टेस्ट नहीं आता, टेस्टलेस होता है। ठीक है, चलिए जी अगला देखिएगा, पेज नंबर 36 पर आ जाइए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। और जो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है यानी कि जो हमारा ये बेकिंग सोडा है इसको फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज़ करना है। क्लियर है? ठीक है, अगला टॉपिक देखेंगे। अगला जो हमारा सॉल्ट है वो है ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर क्या है? ये चोट लगी है क्या पैर में? कुछ चल रहा है तुम्हारे साथ, कुछ ना कुछ चोट लगती है? मैं देख रहा हूँ तो अच्छी खासी लगी हुई है। Bleaching powder is calcium oxychloride. The chemical formula of bleaching powder is CaOCl2. It is also called chloride of lime. तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। इसको क्लोराइड ऑफ लाइम भी बोला जाता है। ठीक है, नींद आ रही? आधी तो आंखें बंद ही पड़ी है तुम्हारी। मैं कह रहा हूँ तुम लेट आ जाते हो, तुम 8 बजे वाले बैच में आओ आराम से, तो दिक्कत है। अब स्कूल में गेम्स पीरियड भी होता होगा, उसमें खेलते भी होगा। चलिए, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर ड्राई स्लेट लाइम। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे मिलता है? जो ये क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस को आप स्लेट लाइम से रिएक्शन करा दीजिए, पासिंग ओवर क्लोरीन गैस ओवर ड्राई स्लेट लाइम। तो देखिए स्लेट लाइम क्या होता है? एक तो हमारे पास क्विक लाइम होता है, क्विक लाइम को क्या बोलते हैं? CaO। और स्लेट लाइम क्या होता है? CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसका हमने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दिया तो मिलेगा CaO प्लस H2। ब्लीचिंग पाउडर का क्या काम होता है? किसी भी चीज़ को वाइट कर देना, किसी भी चीज़ को वाइट कर देना, ब्लीचिंग पाउडर का ये काम है। प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज अ वाइट पाउडर विच गिव्स अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। ठीक है, विच गिव्स अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन की स्मेल शायद आपको पता होगा, जो पैक्ड मिनरल वाटर जो आप पीते हैं, जो ये बिस्लेरी का अगर आप पानी ले लें कभी, एक्वाफिना का पानी ले लें, तो उस पानी में एक अलग स्मेल आती है। और जो घर में आप RO का या फिल्टर का पानी यूज़ करते हैं उसमें वैसी स्मेल नहीं आती। तो वो जो स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है ना, वो क्लोरीन की होती है। वो क्लोरीन इस वजह से डाला जाता है उसमें ताकि किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शियस एजेंट ना रहे उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए पानी को। ठीक, तो ब्लीचिंग पाउडर इज अ वाइट पाउडर विच गिव्स अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है ब्लीचिंग पाउडर में, क्लोरीन। प्रॉपर्टीज देख रहे हैं उसकी। सेकंड देखिए, ब्लीचिंग पाउडर इज सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। द स्मॉल इनसॉल्युबल पोर्शन ऑलवेज लेफ्ट बिहाइंड इज द लाइन प्रेजेंट इन इट। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है वो ठंडे पानी में भी मिल जाता है, और अगर कोई पोर्शन ब्लीचिंग पाउडर का उसको नहीं मिल पाता, अगर घुल नहीं पाता ढंग से, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कि वो थोड़ा बहुत लाइन है उसके अंदर, लाइन नहीं मिल पाता। लाइन मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो लाइन है ना, लाइन अगर हमने ब्लीचिंग पाउडर पानी के अंदर मिला दिया उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए, तो अगर थोड़ा बहुत लाइन भी पड़ा रह गया ना पानी के अंदर और बॉडी के अंदर चला भी गया तो वो नुकसानदायक नहीं होता, बॉडी को नुकसान नहीं पहुँचाता। ठीक है, उल्टा थोड़ा बहुत फ़ायदा कर सकता है, वो उसके लिए अच्छा होता है। थर्ड है, ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड्स टू प्रोड्यूस क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर को अगर किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट करवा दें तो क्लोरीन मिल जाता है वापस से। देखिए ऐसे CaOCl2, ये तो हो गया ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने का तो ये आपको रिएक्शन याद करना पड़ेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया, CaOCl2 मिल गया। ये तो है ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर में से तोड़कर मेरे को वापस से क्लोरीन बाहर निकालना हो तो उसका तरीका क्या है? उसका किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करवा दीजिए, CaOCl2 प्लस किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ उसका रिएक्शन करा दिया। तो हमने H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाया तो ये मिल गया CaSO4 प्लस Cl2 प्लस H2 प्लस
प्लस H2O, ये हो गया। द क्लोरीन प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन The chlorine produced by the action of a dilute acid on bleaching powder acts as a bleaching agent. Thus, the real bleaching agent present in bleaching powder is chlorine. The chlorine produced by the action of dilute acids on bleaching powder acts as a bleaching agent. तो हम ये कहते हैं कि जब हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर है हमारे पास और ब्लीचिंग पाउडर का हमने किसी एसिड के साथ रिएक्शन करा दिया, एसिड के साथ रिएक्शन कराने पर जो क्लोरीन प्रोड्यूस हुआ है ना, यही असली ब्लीचिंग एजेंट होता है। ब्लीचिंग एजेंट का मतलब हमने किसी भी चीज़ में अगर हम ब्लीचिंग पाउडर डालकर और उसमें माइल्ड सा हमने एसिड मिक्स कर दिया, तो एसिड मिक्स करने पर क्लोरीन प्रोड्यूस होता है। ये क्लोरीन जो है ना, यही किसी भी चीज़ को ब्लीच करने के काम आता है, यानी कि उसको ब्राइट बनाने में काम आता है, चमकाने के काम आता है। जनरली ब्लीचिंग पाउडर कहाँ यूज़ होता है? जो कपड़े होते हैं, कपड़ों में, कलरफुल क्लोथ्स में नहीं। जो वाइट शर्ट्स होती हैं, है ना, कुर्ते पजामे होते हैं, तो नेताजी पहनते हैं ना वाइट कलर के कुर्ते पजामे, उसमें काम आता है। या जो एडवोकेट्स होते हैं वो वाइट शर्ट पहनते हैं, डॉक्टर्स पहनते हैं वाइट कलर का जो कोट पहनते हैं उसमें, तो उसमें ये काम आता है ब्लीचिंग पाउडर। चलिए, दस द रियल ब्लीचिंग एजेंट प्रेजेंट इन ब्लीचिंग पाउडर इज क्लोरीन। तो ये ना क्वेश्चन बनता है कि रियल ब्लीचिंग एजेंट कौन सा है इसमें ब्लीचिंग पाउडर में, तो वो आपको बताना है, वो क्लोरीन होता है। अच्छा जी, पेज नंबर 37 पर आइए, यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो मेरे को अभी यूजेस देख रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर के, क्या क्या यूजेस हैं। फर्स्ट फर्स्ट देखिएगा, इट इज़ यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री। तो एक तो इट इज़ यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन को और लिनन के जो क्लोथ्स होते हैं उनको चमकाने के, उनको वाइट, बिल्कुल सुपर ब्राइट वाइट कलर देने में काम आता है। एंड फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री, ठीक है। तो जिन बैम्बू स्टिक्स का पल्प बनाकर पेपर तैयार होता है, तो ये इसी तरीके से आप सोचिए जैसे पापड़ बनता है ना, पापड़ खाखरा ये बनता हुआ देखा होगा। पापड़ जो बनता है तो उसमें क्या करते हैं कि भाई एक वो लेयर उसकी बना दी पूरी गोल गोल और उनको सुखाने के लिए रख दिया। सेम पेपर का कॉन्सेप्ट है। पेपर में क्या होता है कि वुड का जो पल्प होता है, वुड का पल्प बना दिया जाता है और उस वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है और उसको फैला कर A4 साइज़ की शीट्स, A3 साइज़ की शीट्स, A6 साइज़ की शीट्स उसमें रख दिया जाता है, उसको गर्म करा जाता है। जब गर्म करते हैं तो वो सूख जाता है, सूखने पर वो पेपर बन जाता है। अब उसका कलर तो फिर वही होगा, वो जो हल्का हल्का ब्राउन सा कलर होता है वुड पल्प का। आपने देखा ना, एक वो रफ़ कॉपी आती है, रफ़ कॉपी देखी होगी ना, रफ़ कॉपी थोड़ा गंदा सा कागज़ होता है। रफ़ कॉपी अगर आप खरीदेंगे तो देखेंगे रफ़ कॉपी तो बड़ी मोटी आ गई, बड़ी सस्ती आ जाती है, 20-25 रुपये में आ जाती है। और जो दूसरी वाली कॉपी 50-60-100 रुपये की कॉपियाँ आती हैं। तो उसका रीज़न ये है कि जो वुड पल्प है ना, उस वुड पल्प को एज इट इज़ शीट्स में कन्वर्ट करके और कॉपी बना दी जाती है। तो वो तो बन जाते हैं रफ शीट्स की जो कॉपी होती है। और जो अच्छी शीट्स होती हैं वाइट कलर की होती है, उसमें क्या करा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर मिक्स करा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर मिक्स करते हैं तो वही जो ब्राउन सा कलर है वो वाइट कलर में कन्वर्ट होता है, तो वाइट पेपर तैयार हो जाता है। इट इज़ यूज्ड इन लॉन्ड्री फॉर ब्लीचिंग क्लोथ्स। लॉन्ड्री में यूज़ होता है कपड़ों को ब्लीच करने के। इट इज़ यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई को डिसइंफेक्ट करने के, साफ करने के काम आता है। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म। CHCl क्लोरोफॉर्म वही जो ये बेहोशी की जो दवा होती है, ठीक है, कोई भी ऑपरेशन वगैरह करने से पहले क्लोरोफॉर्म देना पड़ता है, ठीक। अच्छा, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग वूल अनश्रिंकेबल। तो वूल को अनश्रिंकेबल बनाने के लिए काम आता है। इट इज़ यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज। तो केमिकल इंडस्ट्रीज में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी ये यूज़ में लाया जाता है। उसके बाद अगला टॉपिक देखेंगे, अगला हमारा सॉल्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने सुना होगा, POP, ठीक है। POP क्या होता है? POP के अलग अलग यूजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, जब कभी फ्रैक्चर हो जाता है तो बोन को सेट करके और उसके ऊपर क्रीम बैंडेज लगाकर, ताकि बोन अपनी जगह पर सेट हो जाए, उसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस की पेस्टिंग करी जाती है। तो वो जब पूरा लपेट दिया जाता है हाथ पर, पैर पर, जहाँ कहीं भी प्लास्टर फ्रैक्चर हुआ है, तो उससे क्या होता है कि बोन बिल्कुल सीधी रहती है, इंटैक्ट रहती है, हिलती डुलती नहीं है और बोन को जुड़ने में काफ़ी सपोर्ट हो जाती है कि हाँ बोन जल्दी जुड़ जाएगी। बोन जुड़ती है अपने आप। कोई डॉक्टर उसके अंदर कुछ नहीं करता कि कोई दवा डालेगा और दवा से वो जुड़ेगी, ऐसा नहीं है। जो कैल्शियम है, एक कैल्शियम का हिस्सा और दूसरा कैल्शियम का हिस्सा पास पास रखते हैं, धीरे धीरे कुछ समय बाद चिपक जाता है आपस में। बोन का भी यही कॉन्सेप्ट है। लेकिन
वो जो बोन है वो अपने सही प्लेस में बिल्कुल सीधी करके सेट हो जानी चाहिए, जहाँ से टूटी है बिल्कुल वहीं पर जुड़ जानी चाहिए, ठीक है। चलिए तो देखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है ये इसका जो फार्मूला है इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का, द फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज CaSO4 डॉट हाफ H2O। हेमी का मतलब होता है आधा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है, डॉट हाफ H2O। तो इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर पानी का ना आधा मॉलिक्यूल मिक्स कर देते हैं बस कैल्शियम सल्फेट में, यही फॉर्मूला बनता है इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का। द नेम प्लास्टर ऑफ पेरिस came from the fact that it was first of all made by heating gypsum, which was mainly found in Paris। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस नेम कहाँ से आया? क्योंकि सबसे पहले इसको कहाँ पर बनाया गया? इसको सबसे पहले जिप्सम को हीट करके इसे बनाया गया, और जिप्सम मेनली कहाँ पर मिलता है? पेरिस में मिलता है, इसलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम। जिप्सम इज कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट CaSO4 डॉट H2O, ठीक है। ये तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हुआ। gypsum CaSO4 dot 2H2O, that is gypsum is calcium sulfate containing 2 molecules of water of crystallization। अब CaSO4 dot 2H2O है हमारे पास जिप्सम, हमें क्या करना होता है? जिप्सम को हीट कर देते हैं। तो इसको हीट करा, हीट टू 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 373 केल्विन। तो आपको इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक हीटअप करना है, मतलब 373 केल्विन तक हीटअप करना है। हीटअप करेंगे तो इसमें क्या होगा? ये ऐसे बन जाएगा CaSO4 डॉट हाफ H2O, आधा मॉलिक्यूल पानी का, प्लस 1.5 H2O, 1.5 मॉलिक्यूल पानी का, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि इसमें क्या हुआ कि आधा मॉलिक्यूल यहाँ पर रह गया पानी का और 1.5 मॉलिक्यूल इधर हो गया, 1.5 इधर, हाफ इधर, दोनों को टोटल करो तो 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, ठीक है। तो अब हम ये कहते हैं कि भाई आधा मॉलिक्यूल तो पानी का ऑब्टेन करना है पॉसिबल नहीं होता, तो क्या करा जाता है? देखिएगा, in the formula of plaster of Paris CaSO4 dot half H2O given in the above equation, we have shown only half a water molecule as the water of crystallization. It is not possible to have half a molecule of water, so we can rewrite the above equation as, इसी इक्वेशन को दोबारा से लिखा जा सकता है ऐसे, आप 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 CaSO4 डॉट 2H2O, हीट टू 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 373 केल्विन। जब 2 से इधर मल्टीप्लाई करा तो इधर भी करेंगे, तो इधर मल्टीप्लाई करने पर होगा क्या? ये बन जाएगा 2 CaSO4 डॉट 2 को जब 1/2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बन जाएगा, तो डॉट H2O, डॉट H2O, ये समझ गए भाई? 2 को अगर हाफ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बन जाएगा, ऐसे ही जब 2 को 1.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। 1.5 मतलब 1.5, 1.5 2 3। अब देखिएगा इसकी प्रॉपर्टीज देखिए। पहली प्रॉपर्टी है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडर। वाइट पाउडर है पहली प्रॉपर्टी ये है। दूसरी, इट हैज़ अ वेरी रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इनटू अ हार्ड मास ऑन वेटिंग विद वाटर। तो जब इसको पानी के साथ गीला कर दिया जाता है, मतलब बिल्कुल उल्टा है कहानी, समझिए
कि ये हमारे पास CaSO4.2H2O क्या है, जिप्सम है। तो जिप्सम को जब गर्म कर देते हैं, तो जिप्सम को गर्म कर देते हैं, तो गर्म करने पर मेरे पास आ जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब पानी मिलाकर और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं तो जिप्सम बन जाता है, ठीक है। जिप्सम को जब गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब पानी मिलाकर ठंडा करते हैं तो वो बन जाता है जिप्सम। तो इसकी बड़ी खास प्रॉपर्टी होती है कि इट हैज़ अ वेरी रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इनटू अ हार्ड मास ऑफ वेटिंग विद वाटर। तो आप ये देखिएगा कि इसी रिएक्शन को, ये वाली जो रिएक्शन, इसी रिएक्शन को पलट कर लिख दिया CaSO4 dot half H2O plus 1.5 H2O gives CaSO4 dot 2 H2O। ये जो हमको मिला ये जिप्सम मिल गया। मतलब अगर कहीं पर प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया जाता है, कहीं पर अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया जाता है तो वो सेमी सॉलिड एक पेस्ट की फॉर्म में होता है, ठीक है। वो पेस्ट की फॉर्म में होता है, लेकिन जब वो सेट हो जाता है ना एक हार्ड मास में, तो अब वो प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं कहलाएगा, अब वो सेट होकर क्या कहलाएगा, जिप्सम कहलाएगा। वो जैसे ही हार्ड मास में कन्वर्ट हो गया वो कहलाएगा जिप्सम। तो देखिएगा, फॉर दिस रीज़न प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। तो इसी रीज़न से प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखना पड़ता है। मॉइस्चर प्रूफ मतलब कहीं से भी उसमें जरा सा भी पानी ना आ जाए, पानी आते ही वो हार्ड मास में सेट हो जाए, मतलब जिप्सम में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। आप 1 मिनट वेट करें, अभी आओ। ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट खत्म है, आज ही हो जाएगा। इसके बाद कौन सा चैप्टर करेंगे बता दीजिए। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी करवा दूँ, यही मैं सोच रहा था। मैंने दूसरे बैच में ना इलेक्ट्रिसिटी चालू करा, इसके बाद नहीं कराया।
चलिए जी, अब आगे देखते हैं इसमें यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यूजेस देखिए, फर्स्ट है इट इज़ यूज्ड इन हॉस्पिटल्स फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजीशन टू एंश्योर करेक्ट हीलिंग। इट कीप्स द फ्रैक्चर्ड बोन स्ट्रेट। तो ये जो हड्डी जो टूट जाती है उसको सीधा रखकर और उसको सेट करने के लिए इसका काम आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। सेकेंड है इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कास्ट इन डेंटिस्ट्री। कास्ट इन डेंटिस्ट्री मतलब जैसे कभी दांत में कोई कीड़ा लग जाता है, ख़राब हो जाता है, तो जब कभी दांत इस कंडीशन में पहुंच जाता है कि अब ये दांत टूटने वाला है या इस दांत को निकाला जाएगा, तो वो जो बीच का जो स्पेस होता है जहाँ पर दांत लगा हुआ होता है, उस जगह की शेप लेने के लिए क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक गोल छोटी सी बॉल बना दी जाती है उसकी। वो बॉल जो है वो ऐसी होती है जैसे आटा होता है, जो गूंदा हुआ आटा होता है उस तरीके की होती है, सॉफ्ट होती है, ठीक। और उसको मुंह के अंदर रखकर और पेशेंट से बोला जाता है कि थोड़ा दांत के साथ मतलब थोड़ा इसको दबा कर रखो आप, और दबाने के बाद वो कहते हैं कि 2-3 मिनट रुक जाओ और उसके बाद उसको बाहर निकालो। तो जब हम उसको मुंह के अंदर किसी भी चीज़ को रखते हैं तो उसके अंदर सलाइवा ऐड हो जाएगा, और जब सलाइवा ऐड हो जाएगा तो वो गीला हो जाएगा। जब वो गीला हो जाएगा तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ना रहकर वो हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाएगा, जिप्सम में, ठीक है। तो उसको दबाते हैं, फिर वो डॉक्टर कहते हैं कि 2 या 3 मिनट बाद आप इसको निकालना। 2 या 3 मिनट बाद निकालते हैं तो उसके ऊपर दांत का इंप्रेशन आ जाता है। वो दांत का इंप्रेशन लेकर उसकी विड्थ वगैरह वो सब नाप कर, विड्थ, लेंथ, विड्थ, हाइट सब नाप कर, और फिर नया दांत जो आर्टिफिशियल दांत होता है वो दांत बनाने का ऑर्डर दिया जाता है। तो डेंटिस्ट्री में ये यूज़ होता है इसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और अक्सर आपने देखा होगा, कभी भी किसी डेंटिस्ट को देखना तो डेंटिस्ट के हाथ इधर से डेंटिस्ट के हाथ पर सफ़ेद सफ़ेद पाउडर सा लगा रहता है, वो यही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि उनको प्लास्टर ऑफ पेरिस की रोज़ ज़रूरत पड़ती रहती है। उसके बाद देखिए थर्ड है इट इज़ यूज्ड एज अ फायर प्रूफिंग मटीरियल। तो फायर प्रूफिंग मटीरियल के तौर पर भी ये काम आता है कि आग नहीं लगती। प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रॉपर्टी होती है कि वो आग को बुझाने का काम करता है, तो फायर प्रूफिंग मटीरियल है ये। फोर्थ है इट इज़ यूज्ड इन केमिकल लेबोरेटरीज फॉर सीलिंग एयर गैप्स इन एपरेटस वेयर एयर टाइट अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड। तो केमिस्ट्री लेबोरेटरी में जहाँ पर एयर टाइट अरेंजमेंट की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर सीलिंग करने के लिए काम आता है, ठीक है। फिफ्थ है इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सर्फेसेस लाइक द वॉल्स ऑफ अ हाउस स्मूथ बिफोर पेंटिंग देम एंड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंटल डिज़ाइंस ऑन द सीलिंग्स ऑफ हाउसेस एंड अदर बिल्डिंग्स। तो घर में आपने देखा होगा जो छतें जो होती हैं, जो सीलिंग होती है, उस पर जनरली कॉर्नर्स में, बीच में अलग अलग तरीके की डिज़ाइंस बनाई जाती हैं। तो वो जो डिज़ाइंस हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाई जाती है। कहीं पर मान लीजिए दीवार का कोई हिस्सा टूटा हुआ है तो उस हिस्से में सीमेंट ना भर के उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा कर उसको स्मूथ कर दिया जाता है और फिर पेंटर उस पर पेंट कर देता है, ठीक है। तो ये उसमें भी जो वॉल्स हैं, वॉल्स को, सीलिंग को, उसको डेकोरेट करने के भी काम आता है। उसके बाद देखिएगा लास्ट टॉपिक है हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये होता है जैसे मान लीजिए हमने कहीं पर किसी कंपाउंड में या किसी एलिमेंट में हमने वाटर का रिएक्शन करा दिया, तो वाटर उसमें जुड़कर वाटर ने एक नया कंपाउंड बना दिया, तो हम ये कहेंगे कि भाई ये तो एक कंपाउंड बन गया। लेकिन जैसे हमने यहाँ पर देखा इधर है, तो इधर कैल्शियम सल्फेट के साथ में आधा मॉलिक्यूल वाटर का प्रेजेंट है, बस ऐसा नहीं है कि कैल्शियम सल्फेट वाटर के साथ जुड़ गया और जुड़ने के बाद कोई नया कंपाउंड बनाया। जैसे हमने नमक लिया और नमक को हमने क्या करा, नमक को हमने पानी में घोल दिया, तो अब NaCl जो है नमक, उसके साथ साथ पानी मौजूद है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि जो NaCl का वाटर में सॉल्यूशन तैयार होता है, क्या वो कोई नया कंपाउंड बन गया, कहते हैं नहीं, वो एक नया मिक्सचर तैयार हुआ। कैल्शियम सल्फेट में आधा मॉलिक्यूल वाटर का मौजूद है। इस इधर जो ये जिप्सम वाला कैल्शियम सल्फेट है, इसमें वाटर का 2 मॉलिक्यूल मौजूद है। ऐसे ही याद करिए जो हमारा वॉशिंग सोडा था उसमें हमारा जो सोडियम कार्बोनेट था उसके साथ में 10 मॉलिक्यूल मौजूद थे वाटर के। तो ये जो है इसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब देखिएगा देयर आर सम सॉल्ट्स विच कंटेन अ फ्यू वाटर मॉलिक्यूल्स एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ देयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं, कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स उनके स्ट्रक्चर का एसेंशियल पार्ट के तौर पर मौजूद होते हैं उसमें। मतलब अगर वो वाटर मौजूद ना हो तो वो जो सॉल्ट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा होता है कुछ सॉल्ट्स में। तो हम ये कहेंगे द वाटर मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हीं को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर
आधा मॉलिक्यूल है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की, ठीक है। अब आगे देखते हैं, सॉल्ट्स विच कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। तो जिन सॉल्ट्स में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है उनको हाइड्रेटेड सॉल्ट्स बोलते हैं। हाइड्रेशन समझे, जहाँ पर भी कहीं वाटर को ऐड कर देते हैं तो हम कहते हैं हाइड्रेशन हो गया इस चीज़ का, ठीक। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, हमने पानी पिया नहीं है ना, और हमें अचानक से चक्कर आ गए, ठीक है, तो चक्कर आ गए तो कई बार इसी केस में होता है कि भाई आपने पानी नहीं पी रखा ढंग से, कहते हैं ना, डॉक्टर भी कह देते हैं भाई डिहाइड्रेशन हो गया, ठीक है। वो डिहाइड्रेशन का मतलब यही है कि भाई आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। हाइड्रेटेड मतलब तो उसको जो है वाटर सफिशिएंट आपको उसको प्रोवाइड कराना है वाटर। तो जिसमें भी वाटर मौजूद होता है उसको हम हाइड्रेटेड सॉल्ट्स बोलते हैं, क्योंकि उसमें वाटर मौजूद है, हाइड्रेशन हो रखा है उसका। अब देखिए एक एग्जांपल के तौर पर 2 एग्जांपल देखेंगे इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फर्स्ट है कॉपर सल्फेट क्रिस्टल कंटेन्स 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल होते हैं, कॉपर सल्फेट CuSO4, इसमें 5 मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। एंड हेंस रिटन एज CuSO4.5H2। तो कॉपर सल्फेट को इसी वजह से CuSO4.5H2 ऐसे लिखा जाता है। इट इज़ कॉल्ड कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। Pentahydrate means 5 molecules of water. Pent means PENT. Pent is for 5 molecules. 5 के लिए पेंट यूज़ करते हैं, 6 के लिए हेक्स यूज़ करते हैं, 7 के लिए हेप्टी यूज़ करते हैं। आगे चलेंगे, सेकंड देखिए सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स, वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स, वॉशिंग सोडा क्रिस्टल्स कंटेन 10 molecules of water of crystallization per formula unit and hence written as Na2CO3.10H2. दिस इज कॉल्ड सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसको हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोल देते हैं। डेका इज फॉर 10, तो डेका मॉलिक्यूल्स मतलब 10 मॉलिक्यूल्स हैं इसमें वाटर में, इसलिए डेकाहाइड्रेट बोला जाता है। डेकाहाइड्रेट मीन्स 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। उसके बाद देखिए एक्शन ऑफ हीट ऑन हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। हीट का सिर्फ इतना एक्शन होता है हाइड्रेटेड सॉल्ट्स पे कि वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टूट कर अलग हो जाता है, इतना होता है। देखिए क्या है, when hydrated salts are heated strongly they lose their water of crystallization. The salts which lose their water of crystallization are called anhydrous salts. तो देखिए जैसे हमने कॉपर सल्फेट का एग्जांपल दिया, तो कॉपर सल्फेट जो है ऐसे तो हम पढ़ देते हैं, कॉपर सल्फेट CuSO4 ही बोल देते हैं, लेकिन अगर उसका सही फॉर्मूला देखा जाए तो उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं। CuSO4.5H2, अगर मैंने इसको हीट कर दिया तो CuSO4 अलग हो गया और जो वाटर के 5 मॉलिक्यूल्स हैं 5H2O किया, ठीक है। तो इट गोज अवे। इसमें से कॉपर सल्फेट में से पानी तो बाहर निकल जाता है, गोज अवे। और ये जो है इस सॉल्ट को जिसमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव कर दिया है उसको हम बोलते हैं एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट या कोई भी ऐसा कंपाउंड या कोई भी ऐसा सॉल्ट जिसमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को हमने अलग कर दिया, उसको हम क्या बोलेंगे, एनहाइड्रस। ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, ठीक है जी। तो इसके साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम इसमें करेंगे इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा स्टार्ट करवा देता हूँ।